सो पहले देख लेते हैं इन द वेरी लास्ट लेक्चर हमने क्या क्या कंप्लीट करा था, ध्यान सबका यहाँ पे होगा, एंड देन आफ्टर वी आर गोइंग फॉर द न्यू टॉपिक। ओके, चलो 100% अटेंशन के साथ शुरू करेंगे, किसी को पर्टिकुलरली कुछ कहना ना पड़े, इस हिसाब से अच्छे से बैठेंगे सब। वेरी गुड, यू आर वेरी गुड स्टूडेंट्स। 1D एंड 2D हमारे पास दो कंपैरिजन थी, तो एज आई वाज सेइंग इन द लास्ट लेक्चर दैट 1D एंड 2D बोथ आर द सिमिलर थिंग्स, बट वन डायमेंशन में हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन को सोचते, एक ही डायरेक्शन के बारे में थिंक करते हैं, बट इन 2D इन 3D हम 2 और 3 डायरेक्शन को एक साथ लेके चलते हैं। दैट इज द ओनली डिफरेंस। फॉर्मूलाज विल रिमेन सेम, एवरीथिंग रिमेन सेम। अगर देखो आप ध्यान यहाँ पे, अभी आप क्या कर रहे हो, काउंट क्या कर रहे हो, मतलब कैलकुलेट क्या कर रहे हो। सो ध्यान यहाँ पे, तो देखो 1D में क्या होता है, एक ही डायरेक्शन के साथ होता है, और जो 2D और 3D है, अगर आप 2D और 3D को वन डायमेंशन के हिसाब से हैंडल करना चाहो तो आप कर सकते हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। ओके, क्यों? बिकॉज अगर आप 2D को देखो तो 2D में कितने डायमेंशन हैं, 2, तो उसमें भी आप 1D के हिसाब से x एंड 1D के हिसाब से y, उन दोनों को कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आएगा नहीं? ओके, तो अगर ये 2D है तो उसको मैं वन डायमेंशन के हिसाब से ट्रीट कर सकता हूँ, 1D है तो वो तो ऑलरेडी वन डायमेंशन के अंदर, अगर 3D भी होती तो भी मैं उसको वन डायमेंशन के हिसाब से। बट द थिंग इज दैट अगर आपको वन डायमेंशन के हिसाब से किसी भी क्वेश्चन को हैंडल आउट करना है तो पहले आपको वन डायमेंशनल मोशन क्लियर होनी चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर मोशन 1D में अगर अभी भी आपका कुछ भी बाकी है, फॉर्मूला आपको नहीं पता है, एक्सेलरेशन क्या होता है नहीं पता है, वेलोसिटी क्या होती है नहीं पता है, हाउ टू यूज द फॉर्मूला, तो पहले 1D की प्रॉपर प्रैक्टिस आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ कंपेरिजन्स कही थी। वन डायमेंशन में पोजीशन को हम ऐसे लिखते थे, उसमें सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट होता था, 2 डायमेंशन में हम 2 कोऑर्डिनेट थे। ध्यान सबका यहाँ पे होगा प्लीज। चलो वेर फॉर्मूला सब सेम थे, यहाँ पे सिर्फ मैंने वेक्टर एरो ऊपर पुट करा हुआ है और कुछ डिफरेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आई कैप जे कैप के साथ, मतलब 2 डायमेंशन के साथ हम 2 डायमेंशन के साथ हम कैलकुलेशन करेंगे, और यहाँ पे 1 डायमेंशन के साथ। ओके, so here we have the vector, and that is the most important chapter in whole physics syllabus. Okay, physics के पूरे syllabus के अंदर अगर कोई सबसे ज्यादा important chapter है according to me तो that is vector. Why? Because it will be useful in each and every chapter of the physics. Okay, ज्यादा से ज्यादा 3 to 5 चैप्टर्स हो गए कि जिसमें वेक्टर के आपको यूज वैसे नहीं करना पड़ेगा, बाकी सब चैप्टर के अंदर कहीं ना कहीं इसकी जरूरत होगी, एंड दैट इज वाई प्लीज इट्स एन 110% रिक्वेस्ट कि आपको अच्छे से वेक्टर को कंप्लीट करना है, वेक्टर के हर कंसेप्ट आपको समझने हैं। ओके, रटने बिल्कुल नहीं है। तो वेक्टर के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी वेक्टर क्वांटिटी ऐसा वर्ड आए तो एट द टाइम आपको सोचना है कि देयर विल बी 2 थिंग्स फॉर श्योर, द वन इज द डायरेक्शन एंड वन इज द मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों इन्वॉल्व होंगे तो उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, वेक्टर। ओनली मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्केल। अगर दोनों इन्वॉल्व है, वेक्टर को हम डिनोट कैसे करते हैं, मतलब पता कैसे चलेगा ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वी हैव 2 ऑप्शन फॉर दैट। सपोज मान लो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमें कैसे पता चलेगा, अगर मैंने लिखना है फोर्स तो फोर्स के ऊपर मैं ऐसे एरो पुट कर सकता हूँ, या तो मैं फोर्स को बोल्ड कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, बोल्ड। अगर मैंने दोनों में से कुछ भी करा है तो इसको हम पढ़ेंगे वेक्टर एफ, या तो एफ वेक्टर, क्या पढ़ेंगे, एफ वेक्टर। आगे बढ़े, हमने कहा कि उसका मैग्नीट्यूड कैसे डिनोट करेंगे, तो मैग्नीट्यूड अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो इन मोड रखते हैं और या तो हम एरो को रिमूव कर देते हैं। तो अगर एरो रिमूव करें तो ऐसा कुछ होगा, यहाँ पे इसको हम दोनों को क्या पढ़ सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। नाउ दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब अगर हमें फिगर के अकॉर्डिंग शो करना है तो कैसे होगा हमारा वेक्टर, तो कुछ ऐसे होगा, 2 उसकी मेन साइड होगी, वन इज द हेड एंड वन इज टेल। हेड जो है वो आपको क्या शो करेगा, डायरेक्शन, उसकी जो लेंथ होगी, हेड टू टेल जो लेंथ होती है वो आपको बताएगी उसका मैग्नीट्यूड, क्या बताएगी, मैग्नीट्यूड। बाय द लेंथ ऑफ द वेक्टर आप कंपेयर कर सकते हो कौन सा वेक्टर ज्यादा है, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, किसका मैग्नीट्यूड कम है, दोनों सेम डायरेक्शन में है या नहीं है, वो सब आप यहाँ पे कह सकते हो। ओके, यहाँ पे मैं एक चीज और आपको बता दूं, सपोज मान लो मैंने 2 वेक्टर इस तरीके से कहा है ये, तो दोनों वेक्टर की डायरेक्शन मैंने ऑलमोस्ट कैसी है, सेम, दोनों की लेंथ भी ऑलमोस्ट कैसी है, सेम, तो इसको मैं कहते हैं इक्वल वेक्टर। क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर। ओके, लेकिन अगर मैं कहूँ सपोज मान लो यहाँ पे एक वेक्टर है और यहाँ पे एक वेक्टर है, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, नहीं, दोनों की डायरेक्शन सेम है, यस, तो इसको हम कहते हैं पैरेलल वेक्टर। कैसा वेक्टर कहते हैं, पैरेलल। सो दिस इज द टाइप्स ऑफ द वेक्टर। कभी हम वेक्टर को अगर हम ग्रुप में हम बोलना चाहे तो हम क्या क्या कह सकते हैं, तो इस वेक्टर को हम क्या कहते हैं, पैरेलल वेक्टर। अब देख, कोई भी 2 वेक्टर को अगर पैरेलल बनना है, 2 या 2 से ज्यादा किसी भी वेक्टर को अगर पैरेलल बनना है, कैसा बनना है, पैरेलल। रिस्पॉन्स आना चाहिए, ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, माइंड में और कुछ चलना चाहिए नहीं। अगर आपको मैं कहूं कि पैरेलल वेक्टर, देयर इज ओनली वन कंडीशन टू बिकम द पैरेलल वेक्टर, एंड दैट इज द डायरेक्शन मस्ट बी सेम। उसको मैग्नीट्यूड के साथ कोई लेना देना नहीं है,
यानी अगर मैं कहूं कि यहाँ पे ये दोनों पैरेलल वेक्टर है या नहीं, यस और नो, ये दोनों पैरेलल वेक्टर है या नहीं, ये भी पैरेलल वेक्टर तो है, बट वो पैरेलल के साथ साथ इक्वल वेक्टर भी है। यानी मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो भी इक्वल वेक्टर हो गए ऑलवेज कैसे वेक्टर हो गए, पैरेलल। बट पैरेलल वेक्टर ऑलवेज इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट इक्वल वेक्टर्स विल बी ऑलवेज पैरेलल वेक्टर्स, बट पैरेलल वेक्टर इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इन शॉर्ट आपको कंडीशन पता होनी चाहिए, टू बिकम पैरेलल द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स मस्ट बी सेम। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर मैं एंटी पैरेलल की बात करूं तो एंटी पैरेलल का भी ऐसा है, उसको सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट के साथ लेना देना है। किसके साथ? डायरेक्शन अपोजिट। अगर एंटी पैरेलल वेक्टर है तो डायरेक्शन कैसी होगी? अपोजिट। मैग्नीट्यूड सेम हो डिफरेंट हो डजंट मैटर। तो ये कैसे वेक्टर है? ये दोनों कैसे वेक्टर है? एंटी पैरेलल। कैसे है? एंटी पैरेलल। अगर मैं कहूं ऑपोजिट वेक्टर, कैसे है? ऑपोजिट। ऑपोजिट वेक्टर का मतलब है कि दोनों के मैग्नीट्यूड भी कैसे हो गए? सेम। ये कैसे है? एंटी पैरेलल। अगर मैं कहूं ऑपोजिट वेक्टर ये ऐसे है तो ये भाई साहब कैसे होगा? ऐसे। दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे हो गए? सेम। डायरेक्शंस कैसी होगी? अपोजिट। तो ये ग्रुप है, कभी ना कभी अगर आपको बोले कि पैरेलल वेक्टर है तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? अगर मैं कहूं वी हैव टू वेक्टर्स p वेक्टर एंड q वेक्टर बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, मींस you should understand that the direction of both will be same. दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी? सेम। ओके, नाउ अगर उससे आगे बढ़े तो देन आफ्टर मैंने आपको सिखाया यूनिट वेक्टर। क्या सिखाया? यूनिट। बिफोर एक्सप्लेनिंग द यूनिट वेक्टर मैंने आपको बताया था कोई भी वेक्टर के पास कितनी चीजें होती है? दो। द वन इज मैग्नीट्यूड एंड सेकंड वन इज डायरेक्शन। अगर मैं उसको उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दूं तो मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू बी 1 और उसके पास सिर्फ क्या बचेगा? डायरेक्शन। यानी यहाँ पे हमारे पास बचेगा क्या? उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और क्या होगा? डायरेक्शन। मतलब अभी भी उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो उसको वेक्टर तो कह सकते हैं, उसको वेक्टर तो कह सकते, लेकिन अब वो पहले वाला वेक्टर रहा नहीं है, तो उसके लिए हमने अलग नाम दिया है, उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का काम क्या है? डायरेक्शन देना। क्या देना? डायरेक्शन। तो नाउ आफ्टर दिस टॉपिक यू मस्ट बी एबल कि आपके पास अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी और अगर आप चाहो उन दोनों को, वेक्टर क्वांटिटी यानी उसके पास कितनी चीजें होती है? 2। अगर मैं आपको कहूं कि आप चाहो तो उन दोनों को अलग अलग देख सकते हो, एक मैग्नीट्यूड और दूसरी डायरेक्शन। अगर मैं कहूं मैग्नीट्यूड तो सिर्फ उसका कुछ ना कुछ नंबर्स होगा, लेकिन अगर मैं कहूं डायरेक्शन तो यू शुड गो फॉर द यूनिट वेक्टर। किसके लिए जाओगे आप? यूनिट वेक्टर। ध्यान सबका यहाँ पे होगा। यूनिट वेक्टर के लिए मैंने एग्जांपल दिया, सपोज इफ यू हैव ए वेक्टर एंड यू वांट टू फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर ऑफ ए, देन जस्ट आपको क्या करना है? वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। व्हाट इज इट? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। जब भी वेक्टर को आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे यू विल गेट द यूनिट वेक्टर। ओके, यूनिट वेक्टर क्या मिलेगा आपको? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? कभी भी किसी को भी डायरेक्शन की जरूरत पड़े वो आ जाएगा। बोला है ना? मान लो मेरे पास कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है। कितना है? 5। और मैंने कहा कि उसकी डायरेक्शन ये है। अब ये है, लेकिन ये हम यहाँ पे ऐसा नहीं लिख सकते ये है, और हाँ है ना? तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? इस डायरेक्शन का कोई ना कोई यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। हाँ है ना? मान लो मैं कहूं यहाँ पे इस डायरेक्शन में कोई p वेक्टर है। कौन है? p वेक्टर। यानी p वेक्टर का अगर मैं यूनिट वेक्टर ले लूं तो ये वेक्टर बन जाए। अरे हाँ है ना? ये चीज अगर आपको दिमाग में जा रही है, समझ रहे हो आप, इट मीन्स यू हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिट वेक्टर। अरे हाँ या ना? जैसे कि आपको पता है हमारे पास 3 एक्सिस हुआ करती थी, एक्स वाई एंड जेड। अगर मैं वाई के यूनिट वेक्टर की बात करूं तो कौन था? जे कैप। यहाँ पे कौन था? आई कैप। यहाँ पे कौन था? के कैप। अगर मैं कहूं कि 5 जो है वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में यानी कि वाई एक्सिस में, कहां पे है? वाई। अभी वो स्केलर है, वेक्टर है? स्केलर। हालांकि क्वांटिटी वेक्टर है, लेकिन अभी सिर्फ हमारे पास क्या है? मैग्नीट्यूड। अगर आपको उसको मैग्नीट्यूड के साथ कुछ ऐसा करना है कि जिससे वो वेक्टर बन जाए तो आपको देना पड़ेगा यूनिट वेक्टर, आपको देनी पड़ेगी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन आप कहां से दोगे? यूनिट वेक्टर से। उस डायरेक्शन की यूनिट वेक्टर कौन है? जे कैप। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे? 5 जे कैप। दिस इज कॉल्ड द अंडरस्टैंडिंग एंड इफ यू आर हैविंग इट, वेक्टर आपको कभी परेशान नहीं कर सकता। हर टॉपिक के पीछे लॉजिक है, कोई रूल नहीं है कि अगर ऐसा है तो ऐसा ही करना है, ऐसा नहीं होता। देयर इज समथिंग रीजन, देयर इज सम रीजन बिहाइंड इट कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो कभी भी हमारे पास कोई मैग्नीट्यूड हो, हमने यूनिट वेक्टर बनाए ही क्यों? हमने यूनिट वेक्टर इसलिए बनाए कि हमें पता चला भाई अगर मैं कहूं इसकी ये जो वेक्टर है आपका, उसकी एक्स एक्सिस में इफेक्ट कितनी है? 3। कितनी है? 3। कहां से पता चला? तो उसका कोऑर्डिनेट से 3,4, यानी दिस वेक्टर हैज द इफेक्ट। सपोज मान लो ये वेक्टर अगर फोर्स होता, कौन होता? फोर्स। अगर ये फोर्स होता तो ये इस फोर्स की एक्स एक्सिस में कितने इफेक्ट है? 3 न्यूटन की। कितनी है? 3 न्यूटन। और वाई एक्सिस में कितने इफेक्ट है? 4 न्यूटन। अरे हाँ है ना? अब मुझे वो दिखा नहीं है तो मैं क्या करूंगा? उसको बोल दूंगा उसका एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट कितना होगा? 3। अगर मुझे इसे वेक्टर कहना है तो यहाँ पे क्या कर दूंगा? 3i। ऐसे बनता है इक्वेशन। समझ में आएगी नहीं? ओके, हालांकि हमें कंपोनेंट्स अभी सीखने बाकी है,
तो दैट वी विल डिस्कस इन द कंपोनेंट्स. यस यस. कहां पे एडिशन का, कहां पे एडिशन? ये हेड माइनस टेल, यानी दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ हेड. हेड इज अ पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट से टेल इज अ पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट है, उसको हमने क्या करा माइनस. लेकिन उन दोनों के माइनस के बाद कौन बचा हमारे पास? 3,4. फॉर एग्जांपल यहां पे अगर 1,2 होता तो यहां से 1 माइनस करते कितना होता? 2. यहां पे 4 माइनस 2 करते कितना होता? 2. तो 2,2 आता. ये 2,2 इज द इक्वेशन ऑफ ए वेक्टर, यानी कि उसकी x में इफेक्ट 2 है और y में इफेक्ट 2 है. तो उसको जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 इफेक्ट इन x एक्सिस एंड 2 इफेक्ट इन y एक्सिस. समझ में? ये दोनों चीजें अलग अलग है. मतलब ये चीज जो है वो इक्वेशन शो करती है. ये आपको दिखाते हैं उसकी x में इफेक्ट कितनी है और y में इफेक्ट कितनी है. समझ में आएगा? अगर यहां पे आपने माइनस करा तो ये माइनस का मतलब इन दोनों का माइनस नहीं है. ये माइनस का मतलब है कि जे कैप कैसा है? माइनस. समझ में आएगा? नहीं? ओके. जब यहां पे जो आप कर रहे थे वो क्या था? कोऑर्डिनेट्स को आप माइनस कर रहे थे. मतलब किसी भी वेक्टर के 2 पॉइंट्स अगर आपको पता है और मैं कहूं व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दैट वेक्टर, तो आपको क्या लेना है? हेड माइनस टेल. तो बोथ द थिंग्स आर 110% डिफरेंट. कहीं पे मिक्स होनी चाहिए नहीं. चलो आगे बढ़ते हैं. देन आफ्टर, तो उसके बाद हमने क्या कहा? उसके बाद हमने सीखा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दैट इज वेरी सिमिलर टॉपिक. मतलब एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए पहले हमने सीखा ट्रायंगल मेथड. क्या सीखा? ट्रायंगल. For the triangle method, just you need to remember that just you have to start with a vector. किसी भी एक वेक्टर के साथ शुरू कर दो. उस वेक्टर के पास कितनी चीजें होती हैं? हेड एंड टेल. उसके हेड पे आपको दूसरा अनदर वेक्टर पुट करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है. जैसे ही लास्ट तक, मान लो आपको 10 वेक्टर दिए तो 10 वेक्टर तक ऐसी प्रोसेस फॉलो करनी है. लास्ट में आप देखोगे आपके पास 2 ही पॉइंट बचेंगे. फर्स्ट वेक्टर का क्या बचा होगा? टेल. और लास्ट का क्या बचा होगा? हेड. उन दोनों को अटैच कर दो, टेल टू हेड. ऑलवेज वेक्टर हम जब भी ड्रॉ करेंगे तो वेक्टर कहां से ड्रॉ करना शुरू करते हैं? हम टेल से. और जाते कहां पे? हेड पे. तो टेल टू हेड जैसे ही ड्रॉ करोगे दैट इज कॉल्ड द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दैट थिंग. समझ में आया कुछ? चलो फिर से अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता दूं, यहां पे हमारे पास 2 वेक्टर थे. एक ए वेक्टर था और दूसरा बी वेक्टर. अगर मुझे उन दोनों को ऐड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक पॉइंट में से पहले किसको ड्रॉ करा? ए. उसके हेड पे किसको पुट करा? बी. अगर मैंने आपको पूछा ना तो यही सिस्टम आपको मुझे एक्सप्लेन करनी होगी राइट नाउ. समझ में आएगा नहीं? ओके. अगर मैं कहूं कि वी हैव 2 वेक्टर्स, हाउ कैन वी ऐड देम बाय द ट्रायंगल मेथड, तो आपको बताना है सर फ्रॉम अ पॉइंट वी विल ड्रॉ अ वेक्टर दैट इज नोन एज द ए वेक्टर. उसके हेड पे हम सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड वाला कौन ड्रॉ करेंगे? बी. जैसे हमने बी को ड्रॉ कर लिया, नाउ वी हैव 1 टेल एंड 1 हेड. उन दोनों को अटैच कर देंगे टेल टू हेड. दैट इज कॉल्ड द रिजल्टेंट वेक्टर दैट इज नोन एज द आर वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस बी. नहीं समझे? अगर मुझे सब्ट्रैक्शन पूछा है तो सब्ट्रैक्शन इज मतलब नथिंग, वो कोई इससे अलग चीज है नहीं, हम उसे अलग ट्रीट करते हैं. सब्ट्रैक्शन क्या है? एक्चुअली नेगेटिव वेक्टर को ऐड करने की प्रोसेस है. क्या है? नेगेटिव वेक्टर को ऐड करने की प्रोसेस. तो हम क्या करेंगे? हम बी को ऐड करते थे अभी तक, हम क्या बनाएंगे? माइनस बी. माइनस बी बनाने के लिए क्या होता है? मैग्नीट्यूड कैसा होगा? सेम. अपोजिट वेक्टर है. कैसा वेक्टर है? अपोजिट. अपोजिट यानी मैग्नीट्यूड कैसा होता है? सेम. बट डायरेक्शन कैसी होगी? अपोजिट. तो हमने क्या करा? बी वेक्टर ऐसा दिख रहा था, उसको ऐसे बना दिया. हाँ या ना? अब मुझे a माइनस बी चाहिए तो एक्चुअली मुझे क्या चाहिए? a प्लस माइनस बी. तो पहले मैंने a वेक्टर को ड्रॉ करा, उसमें मुझे ऐड करना है b या माइनस बी? माइनस. तो हम माइनस बी को ड्रॉ करेंगे उसके हेड पे, तो माइनस बी को ड्रॉ करा. नहीं समझे? तो यहां से हमने शुरू करा a वेक्टर से लेके यहां तक हमने जो मतलब टेल टू हेड जो हमने ड्रॉ करा वो क्या बन गया? a वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर एंड दैट इज नोन एज a माइनस बी. नहीं समझे? अगर आपके पास एक साथ 4, 5, 6, 7 वेक्टर भी हो जिसमें प्लस भी है माइनस भी है तो उससे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं. जब भी प्लस का होगा तो हम सेम वेक्टर को ऐड करते जाएंगे, सेम वेक्टर को हेड के ऊपर ड्रॉ करते जाएंगे. लेकिन अगर माइनस का है तो ऑपोजिट वेक्टर को हेड के ऊपर ऐड करते जाएंगे. हाँ या ना? ओके चलो लास्ट बैच. यस सर. क्या एक्सप्लेन करा हमने लास्ट में? अच्छा कैसे फाइंड आउट करते हो? सपोज मेरे पास 4 वेक्टर है a प्लस बी माइनस सी माइनस डी. क्या करोगे? माइनस डी. हाँ. फिर सी के लिए क्या करेंगे? जैसे दिया है ऐसा ड्रॉ करेंगे या फिर उसको कुछ करेंगे? डायरेक्शन चेंज करेंगे और फिर ड्रॉ कर देंगे. कहां पे? ओके गुड. चलो पता तो है ना? वेरी गुड. सिट डाउन. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. ध्यान आप यहां पे. तो उसके बाद हमने पैरेललोग्राम सीखा था. क्या सीखा था? पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम मेथड की लिमिटेशन ये है कि वी कैन डील विथ ओनली 2 वेक्टर्स एट अ टाइम. ओके. एक ही टाइम पे हम कितने वेक्टर के साथ डील कर सकते हैं? 2. ट्रायंगल मेथड में ऐसी कोई लिमिटेशन है नहीं. सेम पॉइंट में से आप दोनों वेक्टर को ड्रॉ करते हो, आपके पास बनता है एक पैरेललोग्राम. वैसे 2 साइड से नहीं बनता लेकिन 2 साइड आप खुद बनाते हो. आया ना?
कितने डायगोनल होते हैं आपके पास? 2। द वन विल गिव यू 1। जो ऐसा नहीं याद रखना जो बड़ा वाला होगा, मतलब जो जिसकी वैल्यू ज्यादा ओड आएगा, ऐसा नहीं होता। जिस पॉइंट में से आपने इन दोनों को ड्रॉ करा है, जिस पॉइंट में से, ओके, उसमें से उससे जो डायगोनल आपको मिल रहा है वो आपको देगा रिजल्टेंट, यानी a प्लस बी, और अनदर जो होगा आपको देगा a माइनस बी। समझ गए सब? इसके हमने फॉर्मूला भी सीखे होंगे। हाँ, फॉर्मूला भी सीखे। तो फॉर्मूला अगर मैं कहूं रिजल्टेंट वेक्टर का कितना होता है? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन 2ab cos थीटा। उसमें थीटा क्या होता है? द एंगल बिटवीन a एंड b। अगर मैं कहूं कि ये जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है वो a वेक्टर के साथ, किसके साथ? a वेक्टर, अगर अल्फा एंगल बना रहा है तो उसका फॉर्मूला बनता है tan अल्फा इक्वल्स टू b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है ये कौन है? अल्फा किस किस के बीच का एंगल है? रिजल्टेंट वेक्टर एंड a वेक्टर के बीच का। किसके वेक्टर का? रिजल्टेंट एंड a। अगर मैं कहूं कि यहां पे सपोज मुझे a माइनस बी मिलता है, ये हमने अभी तक जो करा वो क्या था हमारे पास? ये क्या था? r वेक्टर इक्वल्स टू a प्लस बी। अगर मैं कहता सपोज मान लो माइनस में है कोई, किस में है? माइनस। तो सपोज मान लो माइनस वाला होता तो उसको मान लेते हैं आर डैश। क्या मान लेते हैं? आर। उसका मैग्नीट्यूड क्या होता? जैसे कि ये कौन है? a प्लस बी। ऐसे सपोज मान लो आर डैश वेक्टर है इक्वल्स टू नॉन एज a वेक्टर माइनस b वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो इसका मैग्नीट्यूड होगा आर डैश इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। और अगर मैं आपको ऐसा कहूं कि अगर इसने रिजल्टेंट के साथ अल्फा एंगल बनाया, मतलब a वेक्टर के साथ अल्फा है, ये भी रिजल्टेंट ही है ना, वन काइंड ऑफ। अरे हाँ है ना, ये भी क्या है? रिजल्टेंट। ये एडिशन वाला है। अरे हाँ है ना, ये कौन है? सब्ट्रैक्शन। इसने a वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाया? अल्फा, और उसका फॉर्मूला बना tan अल्फा इक्वल्स टू b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। Now if I am telling you that r dash is going to make an angle of suppose beta with a vector, तो अब मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं, अगर उसका फॉर्मूला चाहिए तो उसका भी फॉर्मूला सिमिलर होता है, tan बीटा ही होता है, सब कुछ सेम, दैट इज b sin थीटा। बट नीचे यहाँ पे जहां पे प्लस कर रहे थे वहां पे क्या होगा? माइनस। तो फॉर्मूला बनेगा a माइनस b sin थीटा, वेयर बीटा b cos theta, where beta is an angle between the a minus b and a vector, a minus b and a vector। नहीं समझे? तो आपको पता होना चाहिए क्लियरली डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। अगर a प्लस बी से कोई बनता है, अगर वो अल्फा एंगल बनाता है तो tan अल्फा इक्वल्स टू b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। एंड अगर हमारे पास सपोज मान लो कि a माइनस b का वेक्टर है, अगर वो बीटा एंगल बनाता है तो tan बीटा इक्वल्स टू क्या होगा? फॉर्मूला b sin थीटा बाय, जितना यहां पे बोलोगे उतना लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। बाकी अब याद रखने के लिए 99% कैपेबल हो, बट जितना हो सके उतना। ओके, यहां पे मैंने एक चीज और आपको बताई थी, एंड दैट यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज। अगर रिजल्टेंट वेक्टर, अगर रिजल्टेंट, सिर्फ रिजल्टेंट बोला यानी आप a प्लस बी सोचोगे या a माइनस बी सोचोगे? a प्लस बी। इफ रिजल्टेंट वेक्टर इज मेकिंग इज नॉर्मल विथ एनी वन ऑफ देम, अगर a वेक्टर के साथ या b वेक्टर के साथ वो क्या है? नॉर्मल है, तो उसकी बहुत सारी सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें ये फॉर्मूला मिलता है, लेकिन आपको डायरेक्टली यूज करना है, दैट इज cos थीटा इक्वल्स टू माइनस a बाय b। यू कैन यूज दिस फॉर्मूला when resultant vector is normal with a vector, at that time the angle between a vector and b vector अगर थीटा है तो हम लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल्स टू माइनस a बाय b। नहीं समझे? अगर मैं कहूं we have two vectors, that is suppose x and y, and our resultant vector is normal with y, what is the formula of cos theta? Cos theta equals to minus y by x। नहीं समझे? तो आपको सिर्फ फॉर्मूला रटना नहीं है, आपको देखना है कि हाउ कैन वी यूज इट। तो यूज करने के लिए सर्टेन कंडीशंस होती है, सर्टेन सिचुएशंस होती है कि अगर ऐसी चीज है तो आप इसको याद है। और अगर इस तरीके से आपने फॉर्मूला प्रिपेयर करा है ना, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन आपको खुद कंडीशन ऑफर करेगा, समझ में आएगी नहीं? ओके, क्वेश्चन में कंडीशन लिखी होगी और आपको पता है हाँ इस कंडीशन के लिए तो हमारे पास एक अच्छी सी चीज बन के पड़ी है। ओके, तो बस आपको उसे यूज करना है। तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए वेयर कैन वी यूज द फॉर्मूला। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, आई थिंक अब तो कुछ होगा नहीं, इतना ही पढ़ाया होगा ना? हाँ, बस ऐसा ही है, बहुत सारी चीजें लिखी है हमने तो। है भाई, ओके चलो ठीक है। तो यहां तक हमने पढ़ा था, यहां से हमें आगे के टॉपिक पे जाना है, और आगे का टॉपिक का नाम है द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स। ओके, द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर बहुत यूजफुल चीज है, बिकॉज सारी जगह पे साले कंपोनेंट्स तो आएंगे ही आएंगे। ओके, तो बहुत अच्छे से ध्यान देना है, कैसे कंपोनेंट बनते हैं, क्यों बनते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, सब कुछ देखेंगे। द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। ओके, कंपोनेंट्स, अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूं
तो देखो नॉर्मली हमें हैबिट होती है कि हम सिर्फ 3 कंपोनेंट के बारे में सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ओके, कंपोनेंट से पहले हम यहाँ पे थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे जिसको कहते हैं कोसाइन। क्या कहते हैं? कोसाइन। पहले कोसाइन डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर विल मूव टू द कंपोनेंट। बट कंपोनेंट के लिए मैं आपको एक चीज ऑफर करूं जो आपको बता दूं, अच्छे से समझनी। अगर मैं किसी भी वेक्टर को कभी भी ड्रॉ करूं, सपोज मान लो ये ए वेक्टर, किसी भी वेक्टर, यानी हम नॉर्मली किसको कंसिडर करते हैं राइट नाउ? ए वेक्टर। सपोज अगर मेरे पास कोई ए वेक्टर है और ये किसी भी एक्सिस, नॉट ओनली एक्स एक्सिस, नॉट ओनली वाई एक्सिस, किसी भी वेक्टर किसी भी लाइन के साथ, अगर सपोज मान लो यहां पे लाइन बनाई, यहां पे लाइन बनाई, यहां पे लाइन, और अगर मैं आपको पूछूं कंपोनेंट क्या है, तो उसका कंपोनेंट होता है ए कॉस थीटा। क्या होता है? ए कॉस थीटा। नहीं समझे? लेकिन थीटा कौन होता है? उसके साथ सपोज मान लो यहां पे कोई लाइन बन रही है और अगर मैं कहूं यहां पे इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। तो द कंपोनेंट ऑफ दिस ए वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, मैंने नहीं कहा ये एक्स एक्सिस है, मैंने ऐसा कहा नहीं, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। अगर किसी भी डायरेक्शन में आपको कभी भी कंपोनेंट की नीड है तो जस्ट यू नीड टू फाइंड द ए कॉस थीटा। व्हाट इज इट? ए कॉस। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का किसी भी डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट होता है उसका मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। नहीं समझे? अगर मैं कहूं मेरे पास पी वेक्टर है, क्या है वो? कोई एक डायरेक्शन है, उसके साथ एंगल बना रहा है डेल्टा। कितना बना रहा है? डेल्टा। बताओ उसका कंपोनेंट क्या होगा? पी कॉस डेल्टा, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी इनटू द कॉस फंक्शन। नहीं समझे? वहीं उसका क्या होता है? कंपोनेंट। चाहे वो एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो, जेड एक्सिस हो, कोई अनदर डायरेक्शन हो, आपको आगे जाके ऐसा भी पूछेंगे, वी हैव ए वेक्टर और वी हैव बी वेक्टर। अरे हाँ है ना, सपोज मान लो बी वेक्टर है कुछ, सपोज मान लो ऐसे, ओके, कोई भी डायरेक्शन लेनी थी मुझे, मैंने ले ली। आपको बोला व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी? व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी? तो कंपोनेंट ऑफ ए तो फिक्स है अपना, क्या है? ए कॉस थीटा। फिर थीटा इज एन एंगल बिटवीन ए एंड बी, क्योंकि यहां पे कंपोनेंट किसके साथ चाहिए था तुझे? बी के। कल को कोई सी वेक्टर आया जिसकी डायरेक्शन ऐसे है, कल को कोई डी वेक्टर आया जिसकी डायरेक्शन ऐसे है, तो अगर मैं कहूं ए एंड डी के साथ, मतलब ए का कंपोनेंट, फाइंड आउट द कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ डी, इन द डायरेक्शन ऑफ डी, या आपको ऐसा कह सकते हैं फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए ऑन डी, ए ऑन डी। तो क्या करोगे आप? क्या होगा आपका कंपोनेंट? क्या होगा? ए कॉस थीटा। बट नाउ थीटा इज एन एंगल बिटवीन ए एंड डी। नहीं समझे? तो दैट इज कॉल्ड द कंपोनेंट। ओके, अब नाउ यू शुड नो दैट सर व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपोनेंट। तो कंपोनेंट आपको क्या देता है? इफेक्ट। क्या देता है? इफेक्ट। उस पर्टिकुलर क्वांटिटी की उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर क्या रोल है उसका, वो क्या वहां पे कर सकते हैं। ओके, वो आप सपोज मान लो कल को मैं आपको ऐसा बोलूं कि सपोज मान लो मेरे पास ब्लॉक है, क्या है? ब्लॉक। उसको मैं इस डायरेक्शन में फोर्स दे रहा हूं। फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, मैं आपको पूछ रहा हूं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स इन दिस डायरेक्शन। क्या इफेक्ट होगी इस डायरेक्शन की? क्या इस फोर्स की वजह से ब्लॉक कभी ऊपर नीचे जा सकता है? मैं आपको एक ब्लॉक दूं, यहां पे आपको एक चेन दूं और ऐसे आपको खींचना है, क्या उसको आप कैसे भी करके ऊपर नीचे कर सकते हो? नहीं कर सकते। वाई? ऊपर नीचे करने के लिए आपको फोर्स ऊपर या नीचे की डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस वेक्टर क्वांटिटी यानी कि फोर्स का इस डायरेक्शन के अंदर कोई इफेक्ट नहीं है। अगर नहीं है और अगर आप यहां पे कंपोनेंट लोगे ना इसका, मुझे इस वेक्टर क्वांटिटी का इस डायरेक्शन के अंदर क्या चाहिए? अरे क्या चाहिए? कंपोनेंट। अगर कंपोनेंट चाहिए तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे? अगर इस डायरेक्शन में मुझे कंपोनेंट चाहिए तो बाय मैथमेटिकली हम क्या करते हैं? अगर आपको इस क्वांटिटी का कंपोनेंट चाहिए तो क्या करोगे? एफ कॉस थीटा। तो हम यहां पे क्या करेंगे? एफ कॉस थीटा। आई जस्ट वांट टू चेक द इफेक्ट ऑफ दिस क्वांटिटी इन दिस direction. Okay, and for that we have one simple solution, that is f cos theta, where theta is an angle between the vector and that direction in which you want to find out the component. अरे हाँ है ना? तो बता दो कितना 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 है एंगल दोनों के बीच में? 90। तो यहाँ पे मैं क्या पुट करूंगा? 90। और बता cos 90 कितना होगा? 0। यानी कि इसका कंपोनेंट यहाँ पे कितना है? 0। यानी कि इस क्वांटिटी इस डायरेक्शन में इफेक्ट कितनी है? 0। तो जब भी कंपोनेंट आप लेते हो तो कंपोनेंट का काम है आपको क्या दिखाना? इफेक्ट। कि उसकी इफेक्ट यहां पे कितनी। सपोज मान लो इसी ब्लॉक को अगर आप उसी फोर्स से, लेकिन ऐसे देखो मैंने फोर्स नहीं चेंज करा, मैग्नीट्यूड अभी भी उतना है, लेकिन आई चेंज द डायरेक्शन। अब मैं अगर देखूं तो यहां पे अगर थीटा है तो अब उसकी एक्स एक्सिस में क्या पूरा पूरा एफ लग रहा है? नहीं। इन दिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या पूरा फोर्स आपको मिल रहा है? नहीं। अब आपको मिलेगी उसके इफेक्ट, उसका कंपोनेंट। क्या मिलेगा? उसका कंपोनेंट।
और कितना होगा एफ कॉस थीटा। अब वो एफ पूरा यहाँ पे नहीं लगेगा, अब यहाँ पे कितना लगेगा एफ कॉस थीटा। अगर मैं कहूं यहाँ पे थीटा डैश है, कितना है थीटा डैश, तो बताओ वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी इफेक्ट होगी एफ कॉस थीटा डैश। अगर अभी भी आप साइन बोल रहे हो यानी आपको अभी भी वो जो कंपोनेंट वाला आप सीखे उसके अंदर अब मैंने क्या कहा वर्टिकल के साथ मैंने एंगल कितना बनाया थीटा डैश, तो बता कितना होगा एफ कॉस थीटा डैश। यानी अभी तक के डिस्कशन में आप इतना समझ गए जब भी हमें किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का क्या हमें इफेक्ट चेक करनी है, उसमें क्या उसकी इफेक्ट आ रही है, प्रोजेक्शन चेक करना है, तो एट दैट टाइम वी नीड अ कंपोनेंट। और कंपोनेंट ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक्स वाई और जेड के साथ बना सकते हो, आप किसी भी डायरेक्शन के साथ कंपोनेंट बना सकते हो। और ऑलवेज कितना होगा उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, वेयर थीटा इज एन एंगल बिटवीन दोस टू थिंग्स। ओके, नहीं समझे? वेरी गुड। अगर आप इतना समझो तो नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दी कोसाइन। क्या समझ सकते हो आप कोसाइन? अब देख कोसाइन में क्या होता है पता है, कोसाइन में हमारे पास एक ही वेक्टर है, सपोज मान लो ए वेक्टर, वी हैव थ्री एक्सिस, द वन इज एक्स, द वन इज वाई एंड द वन इज जेड। ओके, समझ में आया कि नहीं? ओके, अब मैं आपको थोड़ा बहुत इमेजिन कर दूं, 3 पेन चाहिए मुझे फटाक से, बंद करके देनी होती। चलो, तो सपोज मान लो मैं अगर आपको कहूं कि मेरे पास सपोज मान लो ये 3 एक्सिस है, क्या है 3 एक्सिस। ओके, दिस इज कॉल्ड द कार्टेशियन सिस्टम। क्या है ये कार्टेशियन? दिस इज योर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड। नाउ आई हैव द अनदर वेक्टर दैट इज ए वेक्टर। कौन है? ए। इस ए वेक्टर को मैंने तीनों के अंदर रखा है। अभी अगर मैं इसको ऐसे रखता ना, ऐसे रखा है, मतलब मैं रखना यहां पे चाहता था लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ऐसे रखा। अगर ऐसे रखा तो मैंने इसको कहां पे पुट करा है? एक्स एक्सिस के। ना मैं ऐसा कह सकता हूं प्लेन में, ना मैं ऐसा कह सकता हूं स्पेस में। नहीं समझे? अगर मैंने कल को उसे ऐसे पुट करा ऐसे, तो अभी मैंने उसे प्लेन में पुट करा। कौन सा प्लेन है? एक्स वाई। अगर मैंने कल को यहां पे रखा तो वाई जेड, अगर यहां पे रखा तो एक्स जेड। अगर मैं एक्स जेड में रखा, व्हाट डू यू मीन बाय एक्स जेड? इसका मतलब उसका वाई के साथ कोई लेना देना, तो ये हो गया प्लेन में। कहां पे हो गया? प्लेन। इसको कहते हैं 2D। क्या कहते हैं? 2D। मतलब ये जो भी करेगा उसके कितने डायमेंशन बनने वाले हैं? 2। जो भी करेगा उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए? 2। चाहे वो वेलोसिटी हो, डिस्प्लेसमेंट हो, पोजीशन हो, एक्सेलरेशन हो, आई डोंट केयर। अरे हाँ या ना? अगर मैं इसको कल को मैंने ऐसे रख दिया तो नाउ इट विल हैव 3 कोऑर्डिनेट्स। इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कहीं कहीं मूवीज में, कहीं थिएटर में, कोई बहुत लोग जो बड़े बड़े ज्ञान देते हैं आपको, वैसे तो उन लोगों ने आपको बताया होगा इतने डायमेंशन, इतने डायमेंशन। भाई साहब कितने डायमेंशन पॉसिबल है? 3 कोऑर्डिनेट से ज्यादा हम कोऑर्डिनेट कभी लिख सकते हैं नहीं। तो ये हो गया हमारे पास, ये अभी ऐसे। अब इस बंदे को हमें डिस्कस करना है टू अंडरस्टैंड द कोसाइन। ओके, हमें किसी भी वेक्टर का अगर आपको बोले कि उसके कोसाइंस क्या है डिफाइन करो, तो कोसाइंस को डिफाइन करने का मतलब होता है अल्फा, बीटा एंड गामा। ये दिए हुए सिंबल है, यानी आप इसे चेंज कर सकते हैं नहीं हो। तो कौन होता है अल्फा, बीटा एंड गामा? तो आपका जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है। अरे हाँ या ना? वो एंगल है मान ले अल्फा। कौन है? अल्फा। वो वाई एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रहे, वो एंगल है बीटा। और जेड के साथ कोई एंगल बना रहे, वो है गामा। तो अगर आपके पास जो वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज मेकिंग एन एंगल अल्फा, बीटा एंड थीटा विद रिस्पेक्टिव एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। अरे हाँ या ना? किसके साथ एंगल बना रहे हैं? एक्स, वाई एंड जेड। कौन कौन से एंगल है? अल्फा, बीटा एंड गामा। तो हमें कोसाइन को डिफाइन करना है। तो कैसे डिफाइन करें? अगर मैं कहूं आपका ये ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा है, तो आप क्या कह सकते हो? इस ए वेक्टर की इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इफेक्ट क्या होगी? ए कॉस अल्फा। देख बड़ी मेहनत से समझाया था, तो अब आंसर आना चाहिए। ओके, तो मैं अगर आपको कहूं ए वेक्टर की एक्स में जो इफेक्ट होती है उसको हम कहते हैं एक्स कंपोनेंट। क्या कहते हैं? एक्स कंपोनेंट। यानी वी कैन राइट डाउन दैट ए एक्स इक्वल्स टू क्या होगा? ए कॉस अल्फा। नहीं समझे? तो इसमें जो ये कॉस अल्फा होता है उसको कहते हैं कोसाइन ऑफ ए इन एक्स एक्सिस। बोल तो एक बार, क्या बोला मैं? कोसाइन ऑफ ए इन एक्स एक्सिस। तो कॉस अल्फा का फॉर्मूला होता है ए एक्स बाय ए। नहीं समझे? अगर ये समझे तो बाकी के दोनों आप खुद लिख सकते हो। अब मैं कहूं अगर मैं वाई के बारे में सोचूं तो वाई के साथ मेरा एंगल बन रहा है बीटा। कितना बन रहा है? बीटा। तो ए वाई इक्वल्स टू कौन होगा? ए कॉस बीटा। और अगर मैं कहूं व्हाट इज कोसाइन ऑफ ए इन वाई एक्सिस, तो आप क्या कहोगे? सर कॉस बीटा इक्वल्स टू ए वाई बाय ए। इन द सेम वे अगर मैं कहूं व्हाट इज जेड कंपोनेंट? ए कॉस गामा। कौन है? ए कॉस गामा। यहां पे मैं डिफाइन नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूं। मैं तो ऐसे ही लिख दिया है मैंने कि भाई मान लो कि वो
मतलब ए वेक्टर एंड जेड एक्सिस के बीच में कितना कितना एंगल बन रहा है, गामा। तो क्या लिखेंगे, z इक्वल्स टू ए कॉस गामा। बता कॉस गामा क्या, अच्छा व्हाट इज द नेम ऑफ कॉस गामा, व्हाट इज कॉस गामा, क्या है कॉस गामा, कोसाइन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ z, यानी कॉस गामा इक्वल्स टू होगा ए जेड बाय ए। आपको कभी भी फाइंड आउट करे तो, अरे हाँ है ना, तीनों कोसाइन का एक रिलेशन होता है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1, एंड दैट यू हैव टू रिमेंबर, कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको काम आ जाएगा तीनों कोसाइन के लिए। ये वैसे हम प्रूव भी कर सकते हैं बट इतना ज्यादा टाइम नहीं है। हाँ नहीं, वैसे हम सिंगल सिंगल लेके नहीं सॉल्व करना पसंद करते नॉर्मली। हम किसी भी एक एक्सिस के साथ एंगल बनाते हैं और उसको अगर 3D में कोई हो ना तो उसको हम प्लेन में डिवाइड करना चाहते हैं, तो प्लेन में एक एंगल बन जाएगा, फिर वो प्लेन और थर्ड वाला जो था उन दोनों को सॉल्व करते हैं ऐसे। लेकिन ये कोसाइन करके एक टॉपिक बनाएगा, अगर कभी हमें पर्टिकुलर एक्सिस के साथ पर्टिकुलर एंगल्स चाहिए तो हम कैसे बनाएंगे। सपोज मान लो कल को मुझे चाहिए कि भाई ए वेक्टर ने वाई के साथ कितना एंगल बनाया, तो आप क्या करोगे, ए वाई बाई ए, समझ आएगी नहीं, ए वाई बाई ए, तो आपको यहाँ पे कॉस बीटा मिल जाएगा, तो आप वहां से क्या फाइंड आउट कर सकते हो, बीटा। इसके सिवा इसको सॉल्व करने के लिए हम कभी यूज करने वाले हैं नहीं। सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिंपल चीज है जो हम कंपोनेंट्स कम देखिए इसके कंपोनेंट निकाल सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक को हमने डिफाइन सिर्फ इसलिए करा है कि अगर कल को मुझे किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का किसी भी एक्सिस के साथ अगर मुझे एंगल चाहिए तो मैं ऐसे निकालूंगा, समझा है। इसके सिवा इस टॉपिक का हमें कोई लेना देना नहीं, समझे कि नहीं। अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास एक वेक्टर है बी वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, ओके, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द y एक्सिस एंड द वेक्टर क्वांटिटी, तो एट दैट टाइम आपको सिर्फ सिंपली कॉस बीटा फाइंड आउट कर लेना, समझ में आएगी नहीं। और उसके लिए हमें इसे डिफाइन करा, पर्टिकुलर एक्सिस के साथ आप कैसे एंगल्स बना सकते हो उसके लिए, ओके। बाकी सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारी मेथड है, तो इसको हम क्यों यूज करें, इसको कभी सॉल्यूशन में हम नहीं यूज करें, ओके, समझ में आया। तीनों कोसाइन का रिलेशन आपको पता होना चाहिए, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1, समझ में आएगी नहीं, ओके। अगर कभी आपको छोटा सा एमसीक्यू दे दे तो आपको फाइंड होना मतलब पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। देन आफ्टर अब सिंपल कंपोनेंट्स के बारे में जो हम सोच रहे थे उसको हमें सोचना है कि सिंपल कंपोनेंट्स हम कैसे निकालते हैं। तो ध्यान, यहाँ पे सिंपल कंपोनेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, प्यारे होते हैं। सपोज मान लो मेरे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस और यहाँ पे कौन है, वाई एक्सिस, और यहाँ पे सपोज हमारे पास ए वेक्टर, कौन है, ए। अगर इसके आपको कंपोनेंट चाहिए, क्या चाहिए, कंपोनेंट, हाउ कैन यू फाइंड आउट द कंपोनेंट। तो कंपोनेंट्स के लिए नॉर्मल हमारे पास चीज ये होती है, नॉर्मली हम ऐसा प्रेजेंट करते हैं, आपको हेड एंड टेल में से, किस में से, हेड एंड टेल में से आपको जिस किसी एक्सिस पे कंपोनेंट चाहिए उस पे आपको लेने होते हैं नॉर्मल। क्या लेना होता है, नॉर्मल। तो कंपोनेंट्स लेने के लिए मेथड है, ओके। आपको मजा आया वैसे लेना होता नहीं, हेड एंड टेल में से आपको क्या लेने हैं, नॉर्मल। अगर मैंने अभी एक्स पे नॉर्मल लिए तो दिस कंपोनेंट इज नोन एज द ए एक्स, यानी कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ए एक्स, एक्स का मतलब क्या होता है, द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ओके। यहाँ पे अगर मैं ऐसे ही नॉर्मल यहाँ पे दोनों ले लूं तो ये कौन हो जाएगा भाई साहब, ए वाई। what do you mean by ay, the component of a in the direction of y। अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो मीन्स आपको समझ में आ रहा है, ओके। नहीं बोल रहे हो तो या तो आप ऑलरेडी सब जानते हो या तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ओके। सीधा साधा मतलब ये होता है। अगर भाई साहब ये यहाँ पे एंगल बना रहा है थीटा, कितना बना रहा है, थीटा, अगर ये थीटा बना है तो ये भाई साहब कौन हो जाएंगे, अगर इस ट्राइंगल को मैं बाहर ले लूं, ऐसे था आपके पास ट्राइंगल, अरे हाँ या ना, ओके। तो ये भाई साहब का मैग्नीट्यूड कितना है, ए। देख मैंने जब एरो करा है तो ये ए वेक्टर है, कौन है, ए वेक्टर। मैं सिर्फ लेंथ की बात कर रहा हूं तो ये मेरे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, क्या है, मैग्नीट्यूड। अभी इस साइड का मैग्नीट्यूड कितना है, ए। इस साइड यहाँ पे कौन बन रहा है, थीटा। अभी अभी आपने सीखा है कि अगर ये यहाँ पे थीटा है तो ये कौन होगा, ए कॉस थीटा। अगर ये ए कॉस थीटा है तो यहाँ पे अगर इस साइड की मैं बात करूं, इस साइड का नाम है ए वाई, कौन है भाई, ए वाई। तो ए वाई इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूं, ए साइन थीटा। अगर आपको समझना है कि ये सर कैसे, तो आपको पहले यूज करना है साइन थीटा। क्या यूज करना है, साइन। अगर आपको ये भी समझना है कि सर ये ए कॉस थीटा भी कैसे, तो आपके पास पूरा ट्राइंगल ऐसे था, अरे हाँ या ना। अगर ये ट्राइंगल है, ये ए है और ये कौन है भाई साहब, ए एक्स, ये कौन है भाई साहब, ए वाई, यहाँ पे कितना है, थीटा। चलो यूज द फंक्शन cos थीटा। देन व्हाट इज cos थीटा, इज इक्वल टू एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज।
What is adjacent? That is ax, hypotenuse is a. Then you can write down ax equals to a cos theta. Hence proved. अरे हाँ है ना? चलो अब अगर मैं बात करूं, put the, so use the function sin theta. What is it? Sin. Sin theta means opposite. Opposite is what? Ay. By hypotenuse. Hypotenuse is what? A. Then you can write down the equation ay equals to a sin theta. So in this way हम ये कह सकते हैं कि ax is going to be always a cos theta and ay is going to be always a sin theta. लेकिन हर बार हम ये cos theta sin theta यूज करने वाले नहीं. तो हमने क्या कहा है, सिंपल एज सेट, अगर कभी भी आपके पास कोई वेक्टर आया, सपोज मान लो ऐसे वेक्टर दिया है, सपोज ये बी वेक्टर है, कौन है बी, और यहाँ पे एंगल बना रहा है थीटा, कितना बना रहा है थीटा, हम ऑलवेज 2D में कंपोनेंट लेना पसंद करेंगे. किसमें? 2D. अरे किसमें? 2D. चलो तो अगर मैं यहाँ पे बी वेक्टर कहूँ तो यहाँ पे मैंने कंपोनेंट बनाया, कौन है बी एक्स. बता बी एक्स कौन होगा, बी कॉस थीटा. अगर वन इज बी कॉस थीटा देन सेकंड वन इज गोइंग टू बी बी साइन थीटा. आपको रटना हो तो रट लो, समझना हो तो समझ लो, बट आपको इसमें मतलब थोड़ा सा भी टाइम खोटी करना नहीं. आपको तुरंत पता होना चाहिए कि वन इज बी कॉस थीटा देन सेकंड वन इज गोइंग टू बी बी साइन थीटा. तो यहाँ पे कौन बन जाएगा भाई साहब, बी साइन थीटा. क्या है, जरूरी है ऑलवेज यहाँ पे कॉस थीटा आए? नहीं, बिल्कुल नहीं. सपोज मान लो अगर मैं कहूं यहाँ पे कल को आपके पास ऐसे बी वेक्टर दिया हुआ है, ये भी बी वेक्टर है लेकिन मेकिंग एन एंगल थीटा विथ हियर, यहाँ पे अगर वाई एक्सिस है तो बता यहाँ पे कितना कंपोनेंट होगा, बी कॉस थीटा. अगर ये बी कॉस थीटा है तो ये भाई साहब कौन हो गए, बी साइन थीटा. तो देयर इज नो नेसेसरी रूल कि आपको जहां पे मतलब यहाँ पे कॉस ही होना चाहिए, यहाँ पे साइन है. जहां पे एंगल वहां पे कॉस, जहां पे एंगल नहीं है वहां पे साइन. दैट इज सिंपल, वी विल यूज. ओके, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो तो यहाँ पे आपको इस तरीके से कंपोनेंट्स लेना चाहिए. कंपोनेंट लेने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट्स. आपको क्या कंपोनेंट से आपको पता क्या चलता है, द इफेक्ट. क्या पता चलता है, इफेक्ट. कंपोनेंट का सबसे ज्यादा हम यूज करेंगे टू मेक द इक्वेशंस, टू मेक द इक्वेशन. अगर मैंने आपको ऐसा कहा, सपोज आपके पास यहाँ पे एक वेक्टर है, दैट इज ए वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड है 10. कितना है, 10. मैग्नीट्यूड ऐसे मैं लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता. मैं चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहाँ पे सपोज मान लो भाई साहब ये a है और यहाँ पे a इक्वल्स टू दिया है 10. क्या है, 10. समझ में आया कि नहीं? ओके, छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखो, इतनी अच्छी है. चलो मान लो मैं यहाँ पे कहूँ कि इस तरीके से आपके पास दो एक्सिस है, दिस वन इज एक्स एंड दिस वन इज वाई. यहाँ पे एंगल है 37 डिग्री. कितनी है, 37. फाइंड द कंपोनेंट ए एक्स एंड ए वाई. फटाफट ए एक्स एंड ए वाई. हालांकि आपको अब तो पता होने चाहिए कितने होते हैं. थर्टी 37 और 53 के एंगल तो मैंने भी सिखाए थे, मुझे याद है. तो ये तो मत कहना कि मैंने नहीं सिखाया. cos 37 कितना होता है, 4/5. cos 37 यानी बड़ी वैल्यू, क्योंकि एंगल छोटा हो तो cos की वैल्यू कैसी होती है, ज्यादा. समझ आएगी नहीं, 4/5. और अगर मैं कहूं cos sin 37 कितना होगा, 3/5. याद है ना सबको? ओके, चलो ध्यान यहाँ पे तो देख लेते हैं. अगर मैं कहूं यहाँ पे कंपोनेंट, तो कंपोनेंट यहाँ पे बनेगा, दैट इज कॉल्ड द एक्स कंपोनेंट. सीखना है इसलिए दिया है, ऐसे ही नहीं दिया है. चलो एक्स इक्वल्स टू, नॉर्मली क्या होता है, ए कॉस थीटा. बता ए क्या है अपना, 10. कॉस थीटा यानी cos 37. cos 37 is value 4/5. So when you will put here 4/5, 5 2s 10 and 10 into 4, sorry 5 2 into 4 कितना होगा, 8. अगर मैं यहाँ पे कहूं मुझे ए वाई चाहिए, तो ए वाई क्या होता है अपना, ए वाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा. थीटा इज 37, ए इज 10, साइन 37 इज 3/5. 5 2 3 6 यानी आंसर कितना होगा, 6. यानी अगर मैं इस चीज को कहूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहाँ पे जो इसकी वैल्यू 10 है, कितनी है, 10. उसकी एक्स एक्सिस में इफेक्ट क्या 10 है, नहीं. कितनी है, 8. और यहाँ पे वाई में कितनी है, 6. एक चीज आपको याद रखनी है, कभी भी कंपोनेंट्स वेक्टर से ज्यादा हो सकता नहीं. आपको क्या सर आप बात करो, ये 10 है, ये 8 है, ये 6 है, यानी इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते ना ऐसे. ये सिंपल एडिशन हो सकता नहीं, उसमें वेक्टर एडिशन होता है. क्या होता है, वेक्टर. यू हैव टू रिमेंबर दैट कभी भी कंपोनेंट की वैल्यू वेक्टर से ज्यादा होगी नहीं, कभी भी ऐसा हो सकता नहीं. हालांकि दोनों इक्वल हो सकते हैं अगर वो पर्टिकुलर एक ही एक्सिस में. सपोज मान लो ए वेक्टर इक्वल्स टू कितने अभी 10, अगर वो एक्स एक्सिस में है तो उसकी वैल्यू भी 10 है, और उसका एक्स कंपोनेंट अगर आप देखोगे तो भी कितना है, 10, क्योंकि उसका वाई में कोई इफेक्ट, क्योंकि उसकी वाई में कोई इफेक्ट. ओके चलो, बाकी कोई भी सिचुएशन में वेक्टर से कंपोनेंट कैसा होगा, कम होगा. नहीं समझे? ओके चलो ठीक है, ध्यान यहाँ पे ए इक्वल्स टू कितना है,
कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसका कंपोनेंट कभी उससे ज्यादा हो सकता नहीं है। अगर ये 10 है तो उसकी इसके कंपोनेंट की वैल्यू कभी 10 से ज्यादा हो सकती है नहीं, ऑलवेज उससे कैसी होगी, कम। चलो ध्यान यहाँ पे, अगर मैं कहूं आपके पास ये ए वेक्टर एंड यू वांट टू, मैंने आपको जब भी रिप्रेजेंटेशन सिखाया तब मैंने आपको कहा था आप दो तरीके से किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक होता है बाय इक्वेशन, इक्वेशन में मैंने ऐसा कहा था, हम कंपोनेंट जब सीखेंगे तब हम फिर से इसे डिस्कस करेंगे। तो अब मैं अगर कहूं ए वेक्टर जो है, किसी भी वेक्टर को आप उसके कंपोनेंट के फॉर्म में दिखा सकते हो। अगर उसके दो कंपोनेंट है, अगर मान लो इसका एक ही कंपोनेंट है दैट इज एक्स कंपोनेंट, तो हम कहेंगे ए एक्स आई कैप। क्या कहेंगे, ए एक्स। अगर इसके दो कंपोनेंट है, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस, तो हम कहेंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अगर इसके तीन कंपोनेंट होते तो हम कहते प्लस ए जेड के कैप। हालांकि अभी हमारे पास कितने हैं, दो कंपोनेंट, तो हम यहां पे लिखेंगे ए वेक्टर इक्वल्स टू व्हाट इज ए एक्स, ए एक्स इज 8, सो 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। दिस इज कॉल्ड द वेक्टर इक्वेशन। समझ में आ गया, ओके। तो कभी भी कंपोनेंट जो है वो आपको इफेक्ट देते हैं, इफेक्ट के साथ साथ आप उससे उसको यूज करके आप इक्वेशंस बना सकते हो। क्या बना सकते हो, इक्वेशन। कंपोनेंट से आपको वैल्यू भी मिल सकती है। क्या मिल सकती है, वैल्यू। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का अगर मैग्नीट्यूड में आपको पूछूं, क्या पूछूं आपको, मैग्नीट्यूड, तो उसका मैग्नीट्यूड होता है स्क्वायर ऑफ द कंपोनेंट, मतलब जितने भी कंपोनेंट उसको क्या करना है, स्क्वायर, फिर एक दूसरे में ऐड करना है, यानी पहले स्क्वायर देन एडिशन देन रूट। क्या होता है, स्क्वायर एडिशन रूट। तो पहले हम उसे स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे कितना है 64, ये कितना है 36, उनको ऐड करेंगे और उसका क्या होगा, रूट। 64 प्लस 36 100, 100 का रूट कितना होगा 10, जो हमें पता है हमारा मैग्नीट्यूड था। अरे हाँ या ना। तो कभी भी अगर मैं आपको इन वर्ड आपको कहूं, मतलब फॉर्मूला के फॉर्म में कहूं, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो ए वेक्टर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ऐसा इसलिए होता है कि वहां पे पाइथागोरस मतलब ट्राइंगल फॉर्म होता है। अरे हाँ या ना। इसका भी रीजन ये है, ऐसे ही नहीं है, समझ में आया कि नहीं, ओके। ये जब आप ट्राइंगल आप इसको अगर आप अच्छे से देखो तो ये कुछ ऐसे था। अरे हाँ या ना। ये भाई साहब ए थे और ये भाई साहब कौन था, ए एक्स, और ये कौन था, ए वाई। आपको पता है ऐसा अगर ट्राइंगल फॉर्म हो तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, वो इन दोनों साइड का क्या होता है, स्क्वायर। अरे हाँ या ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो अगर मैं कहूं व्हाट इज ए, देन ए इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। नहीं समझे, सीखना एक बार है लेकिन फिर याद होना चाहिए, कभी भी हमें किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए। क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। Then the formula is going to be under root of ax square plus ay square plus az square। अगर है तो नॉर्मली हम दो के साथ डील करेंगे तो ay स्क्वायर पे ही खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर है तो प्लस क्या करना है, az स्क्वायर। नहीं समझे। दूसरी चीज आपको वो बार बार पूछेंगे, वो है द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो मैथमेटिकल आपको अब रिप्रेजेंटेशन की जरूरत ही नहीं है। सपोज मान लो अगर मैं कहूं आपके पास एक है वेक्टर, सपोज उसका मैग्नीट्यूड सॉरी इक्वेशन आपको दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप। क्या दिया है, 2i कैप प्लस। एक अच्छे स्टूडेंट को जैसे ये 2i कैप प्लस 3j कैप दिखे उसको पता होना चाहिए ये भाई साहब कहां पे होंगे, कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसका x कंपोनेंट कितना बन रहा होगा 2, y कंपोनेंट कितना बन रहा होगा 3, और ये भाई साहब कुछ ऐसे हो गया। हाँ या ना। क्या मैं ऐसा कहूं, क्या एग्जैक्टली मिडवे में होगा, तो किसके साथ थोड़ा ज्यादा करीब होगा, 3, किसके साथ 3, मतलब जो ज्यादा वैल्यू उसके साथ क्या होगा, करीब। नहीं समझे। कल को मैंने आपको इक्वेशन दिया 2i कैप प्लस 2j कैप, यानी आपको पता है एग्जैक्टली कहां पे होगा, मिड, यानी वो एंगल कितना फॉर्म करता होगा, 45। नहीं समझे। कंसेप्चुअली आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप। अब मैं अगर आपको कहूं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 दैट इज 4, स्क्वायर ऑफ 3 दैट इज 9, 9 प्लस 4 दैट इज 13। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अगर आपको कल को कोई पूछे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन यानी यू हैव टू फाइंड आउट, कभी भी आपको किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन पूछे मींस यू हैव टू फाइंड आउट द थीटा। व्हाट इज इट, थीटा। आपको फाइंड आउट करना होता है थीटा। अब आपको क्वेश्चन होगा सर थीटा किसके साथ, अगर कुछ पर्टिकुलर नहीं बोला है तो आपको फाइंड आउट करना होता है एक्स एक्सिस के साथ। किसके साथ, एक्स। अगर एक्स एक्सिस के साथ फॉर्मूला तो मतलब थीटा फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल्स टू y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट। व्हाट इज द फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल्स टू y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट। अब तुझे क्वेश्चन होगा सर ऐसा क्यों, तो याद कर अपने ट्रायंगल को, ये a था, ये कौन था, ax, ये कौन था, y। इफ थीटा इज विथ x एक्सिस, बोल तो एक बार, इफ थीटा इज विथ x एक्सिस, तो अगर यहां पे थीटा है तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होती है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। दैट इज वाई यहां पे क्या बनता है, ay अपॉन a। बट ये कब तक वैलिड है, जब तक थीटा किसके साथ बना हुआ है, x।
अगर कल को थीटा वाई के साथ बना तो क्या ये फॉर्मूला वैलिड है? नहीं. देन यू हैव टू चेंज द फॉर्मूला एंड दिस इज गोइंग टू बी tan थीटा इक्वल्स टू a x बाय a y. किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन मतलब थीटा. थीटा में आपको 99% हेल्पफुल होगा tan थीटा. कौन होगा? tan. 99% आपका फॉर्मूला बनेगा tan थीटा इक्वल्स टू y बाय x. लेकिन अगर कल को अगर y एक्सिस के साथ एंगल बना है तो फॉर्मूला बनेगा ax बाय ay. यहां पे थीटा इज विथ x एक्सिस. समझ में आया कि नहीं? ओके. इफ थीटा इज विथ y एक्सिस तो आपको खुद लिखना है. इफ थीटा इज विथ y एक्सिस तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ax बाय ay. हालांकि हमें जब आंसर पूछना होता है तो क्या tan थीटा लिखना होता है, थीटा लिखना होता है? थीटा. अगर थीटा लिखे तो tan इस साइड आएगा तो वो बन जाएगा tan इनवर्स. क्या बन जाएगा? tan इनवर्स. तो थीटा इक्वल्स टू द क्या बोलेंगे? थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ay बाय a. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर? तो यहां पे क्या होगा? थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? tan इनवर्स 3/2. नहीं समझे? अगर उसका एंगल आपको पता है, मतलब कुछ ऐसा नॉन एंगल आता है तो आपको एंगल फाइंड आउट करना है. अदरवाइज दिस विल बी योर फाइनल आंसर. नहीं समझे? तो ये जो अभी तक हमने सीखा वो था वेक्टर का इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन. कहता होता है कि हम कभी भी कोई भी वेक्टर का इक्वेशन है ना वो आपको फील कराना चाहिए. सपोज आपको लिखा है यहाँ पे a वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप माइनस 4j कैप. तो इसका मतलब ये कि भाई साहब अगर इसको मैंने ड्रॉ करा ना तो x एक्सिस में कितना होगा? 3 पे, और y पे कहां पे होगा? -4 पे. इसका रिजल्टेंट कुछ यहाँ पे होगा. नहीं समझे? ये अगर एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा तो tan थीटा इक्वल्स टू हम इसलिए लिखते हैं कि अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. अरे हाँ या ना? ये आपको पता चलना चाहिए. अगर आपको देखो जैसे आपने ट्रायंगल मेथड और पैरेललोग्राम मेथड क्यों सीखा था? टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस. अरे हाँ या ना? तो यहां पे भी आपके पास अगर इक्वेशन है तो उससे भी इजी मेथड. अगर मान लो मेरे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. बी वेक्टर में मुझे मान लो सपोज दिया है 2i कैप प्लस सपोज 5j कैप. कितना दिया है? 5. तो ये इक्वेशंस क्या है? इक्वेशंस बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ सोचना नहीं है. जस्ट यू नीड टू रिमेंबर दैट x विद x, y विद y, z विद z. बोलो तो क्या बोला मैंने? x विद x, y विद y, z विद z. टू ऐड और सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन फ्रॉम एनी ऑफ देम तो आपको सिर्फ x को x के साथ, y को y के साथ, z को z के, और कुछ लॉजिक लगाना नहीं. ऐसा मत सोचना पहले वाले को क्योंकि कभी ना कभी वो i j के को चेंज करके देंगे. अरे हाँ है ना? आपको 100% दिमाग में होना चाहिए i विथ i, j विथ j, k विथ k. ऐड करने का बोला है तो ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करने का बोला है तो सब्ट्रैक्ट करो. जैसे कि अगर मैं कहूं यहाँ पे व्हाट इज a प्लस b, व्हाट इज a वेक्टर प्लस b वेक्टर, बोल तो क्या होगा? 3 + 2 कितना होगा? 5i कैप. देखिए इसको इसके साथ कोई लेना देना नहीं. इसको सिर्फ x है तो किसके साथ लेना देना? x के. y है तो y के. यही वेक्टर की कंडीशन है. कभी भी आपको उनको मिक्स करना नहीं. तो -4 + 5 कितना होगा? +1. ये हो गया j कैप. नहीं समझे? आपको सिर्फ ऐसा ही पूछा, ऐसा थोड़ी जरूरी. ये आपको मैंने क्या पूछा होता तो आप ये फाइंड आउट व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ a वेक्टर एंड b वेक्टर, तो आपने ये फाइंड आउट कर लिया. अरे हाँ या ना? अगर मैंने आपको पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट तो आप क्या करते हैं? इसका मैग्नीट्यूड निकालते. तो बता मैग्नीट्यूड कितना होगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर का? √25 + 1. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ सकते हो कैसे लिखा है. समझ में आया सबको? पहले क्या फाइंड आउट करा? वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, तो वेक्टर के फॉर्म में था. अरे हाँ है ना? अब क्या फाइंड आउट करा? मैग्नीट्यूड. तो मैग्नीट्यूड कितना आया? √26. अब आपको पूछा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट. बता डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट क्या होगी? तो tan थीटा इक्वल्स टू y बाय x. y कितना है अपना? 1/5. यानी थीटा इक्वल्स टू कितना होगा? tan इनवर्स 1/5. नहीं समझे? अगर आपको कल को पूछ लिया व्हाट इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड a वेक्टर तो आप क्या करोगे? व्हाट इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड a वेक्टर. ए रिजल्टेंट तो r है. समझ आया कि नहीं? ओके बोलो बोलो क्या करोगे? देखो आपके पास वैसे फॉर्मूला आपको याद आने चाहिए 2-3. पहला याद आना चाहिए tan अल्फा. tan अल्फा मैंने सिखाया था कि अगर रिजल्टेंट a वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बनाता है तो tan अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा? b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा. बट आप इसमें रुक जाओगे. क्यों? बिकॉज आपको a एंड b के बीच का एंगल पता नहीं है. हालांकि ये पता है लेकिन ये tan थीटा के फॉर्म में. अरे आया ना? उसके लिए हमने मतलब जो सॉल्यूशन करा. अभी मैं सिर्फ सोचने को बोल रहा हूं. हालांकि आप लोग थोड़ा बहुत सीख चुके हो इसलिए आप सोच सकते हो. इसलिए मैं आपको बता दूं अगर ऐसा पूछा होता तो मैं याद करता डॉट प्रोडक्ट को. किसको याद करता? डॉट.
क्योंकि किसी भी दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल फाइंड आउट करना है तो सबसे सस्ती टेक्निक जो हमारे पास, मतलब सबसे इजी जो है वो क्या है हमारे पास, ए डॉट बी। समझ आया कि नहीं? ओके, तो हालांकि हमें डॉट प्रोडक्ट अभी सीखना बाकी है, दैट वी विल डिस्कस इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर। अच्छा, लेकिन यहां पे मैं आपको बता दूं, अगर ए प्लस बी मैंने इन द सेम में मैं आपको ए माइनस बी कहता, तो चलो सब कुछ ये जितना भी मैंने प्लस के लिए फाइंड करा है सब कुछ ए माइनस बी के लिए फाइंड करो। ए माइनस बी क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, सब कुछ मुंह बिगाड़े बिना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। देखो कल मैं स्केलर, वेक्टर, प्रोजेक्टाइल एंड रिलेटिव सब खत्म कर दूंगा। ओके, तो अगर आपको एब्सेंट रहना है सोच समझ के रहियो, बाद में मत आना मेरे पास।